पढ़ लेना है, उस नोट से ही पास जाए, अपने यहाँ का नोट्स दिया जाएगा, उस नोट से ही पास हो जाएंगे। पढ़ना क्या है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि पिछले कई वर्षों से हम आपके लिए कंप्यूटर वाला यूट्यूब चैनल पे है जो कंप्यूटर से संबंधित आपको जानकारी देते आ रहे हैं, साथ ही आपको डिजिटल नॉलेज हो गया, सोशल मीडिया से संबंधित ये सब जानकारी देते आ रहे हैं। बट आप लोगों का प्यार इतना रहा कि हम आप लोगों के लिए फिर से एक नया प्लेटफॉर्म यहाँ पे तैयार कर दिए। एक नहीं, दो है यहाँ पे। जैसा कि एक पहला प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है BSCB ई-पथ, और एक है जो ई-पथ के नाम से BSCB ई-पथ है, जहाँ पे आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक की सभी विषय की जो तैयारी कराई जाएगी बिल्कुल मुफ्त। इसके लिए किसी प्रकार की पैसा नहीं लगेगा, और साथ में आपको PDF वगैरह भी प्रोवाइड होगा। PDF लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा, प्रत्येक एक टेलीग्राम से। और उसके बाद ई-पथ है जहाँ पे आपको BPSC, UPSC, बिहार पुलिस हो गया, SSC हो गया, इवन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप यहाँ से बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी प्रकार के है जो पेमेंट करने का जरूरत नहीं है। और आपको बता दे, मेरे पास जो टीचर का टीम है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंसेज है। पिछले कई सालों से वो लोग हैं जो ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं, वही टीचर आपको ऑनलाइन में पढ़ाने आ रहे हैं। उनका एक धांसू लेवल का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे हम लोग बात सबसे पहले कर लेते हैं BPSC सिलेबस के बारे में करेंगे। BPSC सिलेबस के बारे में आप जैसा कि जानते हैं कि BPSC सिलेबस एक बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम है, और ये जो एग्जाम है कई चरणों में पूरा होता है। और ये एग्जाम को पास करने के लिए आपको एक अच्छा गाइडेंस का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। क्योंकि क्या होता है, विदाउट गाइडेंस के आप पढ़ाई करते हैं तो आप वो टॉपिक को ज़्यादा पढ़ते हैं जो आपका वहाँ से क्वेश्चंस बहुत कम आता है। गाइडेंस का यही गाइड जो आप करते हैं उनका यही इसलिए ज़रूरत होता है कि वो आपको सटीक रास्ता बताते हैं। कर तो आप भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, हो सकता है जब तक आपके पास समय रहे ही नहीं। तो यहाँ पे ई-पथ है जहाँ पे आपको बहुत ही अनुभवी टीचर सब बताएंगे कि आखिर कम समय में आप किस प्रकार से तैयारी कीजिएगा BPSC का। BPSC का सिलेबस क्या है, BPSC जो है किस प्रकार से उसको कम समय में आप क्रैक कीजिएगा बहुत ही जल्द। आखिर BPSC जो रैंक होता है इससे आप कहां कहां जा सकते हैं, ये पूरी जानकारी आपको यहाँ पे बताएंगे। तो इसमें यदि किसी प्रकार के आपको डाउट होगा तो फिर से आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसके लिए किसी प्रकार के पेमेंट नहीं लगेगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक शेयर कर दीजिएगा, स्टोरी लगा दीजिएगा, यही इसका पेमेंट है। तो आप लोगों के बीच आ रहे हैं आपका धुरंधर टीचर जिनका नाम है राजेश सर। तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम BPSC की बात करते हैं तो BPSC जो है ना, बड़े बड़े अधिकारी BPSC एग्ज़ाम निकालकर BPSC एग्ज़ाम क्लियर करके ही बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं। जैसा कि BPSC का अगर BPSC के चयन की प्रक्रिया अगर देखा जाए मेरे प्यारे साथियों, तो BPSC की जो चयन की जो प्रक्रिया है 3 चरणों में होती है। पहला जो चरण होती है तो हम PT कहते हैं, प्रीलिम्स होता है, जो एक पासिंग सिर्फ जो है ना PT जो होता है वह क्वालिफाइंग जो होता है पेपर होता है, सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ता है। आपका सिलेक्शन वाले जो मार्क्स होता है उसमें यह मार्क्स नहीं जुड़ता है PT का। दूसरा होता है मेंस होता है, तीसरा इंटरव्यू होता है। मेरे प्यारे साथियों, चलिए हम प्रीलिम्स के बारे में समझते हैं कि BPSC प्रीलिम्स की क्या प्रक्रिया है, और BPSC प्रीलिम्स निकालने के लिए हमें किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, और हमें कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और क्या नहीं पढ़ना है, उस पर भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो चलिए थोड़ा देखते हैं। देखिए, अगर आप BPSC प्रीलिम्स निकालना चाहते हैं तो देखिए BPSC कोई बड़ी हार्ड एग्जाम नहीं होती है, टफ नहीं होती है। सिर्फ जो होता है मेहनत करना ही टफ होता है। नियमित रूप से रोज कर रहे हैं मेहनत तो BPSC एग्जाम है बहुत ही आसान है, आराम से निकल जाएगा। और यहाँ अगर देखेंगे मेरे प्यारे साथियों तो यहाँ 30 मार्क्स आपको आ जाएगा। NCERT फॉलो करिएगा तो
उसी प्रकार अगर हिस्ट्री अगर देखा जाए, देखिए इतिहास एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इतिहास का जो यहाँ 4 गो पोर्शन होता है। इतिहास में अगर देखा जाए, हिस्ट्री में अगर थोड़ा हम देखते हैं, हिस्ट्री के अगर देखा जाए तो यहाँ 4 पोर्शन से हिस्ट्री से प्रश्न पूछेगा। पहला या तो आएगा एनिशिएंट हिस्ट्री आएगा, दूसरा मिडिवल हिस्ट्री आएगा, और तीसरा आएगा मॉडर्न हिस्ट्री आएगा, और एक और होता है मेरे प्यारे साथियों जो वर्ल्ड हिस्ट्री है। वर्ल्ड हिस्ट्री को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां से भी प्रश्न पूछ दिया जाता है, समझ आइए। तो यह बहुत बड़ा पोर्शन है हिस्ट्री का। अब हिस्ट्री का इतना बड़ा पोर्शन होने के बाद भी हमें 30 नंबर ही लाना है, तो हिस्ट्री को वैसे टॉपिक आपको कंप्लीट करना है जहां से अधिक प्रश्न पूछने की अधिक से अधिक संभावना बनी रहती है। जैसे अगर देखा जाए एंशिएंट हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो यहाँ से अप्रोक्स 5 से 6 क्वेश्चन ही प्रश्न पूछती है बीपीएससी। एवरेज अगर देखा जाए तो 5 प्रश्न पूछ लेती है एंशिएंट से। तो यहाँ ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है हमें एंशिएंट हिस्ट्री को। अगर आप डीप में पढ़ रहे हैं तो आप जो है ना क्वालिफाई से पीछे हो जाइएगा, क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। मतलब आपको यहाँ पे बीपीएससी के पैटर्न को समझना पड़ेगा कि किन किन वर्ष में किन किन सब्जेक्ट से किन किन टॉपिक से कितना मार्क्स का जो है ना प्रश्न पूछ लिया है बीपीएससी। 17वीं बीपीएससी की अगर बात करते हैं तो 17वीं बीपीएससी में लगभग 4 क्वेश्चन ही आया था एंशिएंट हिस्ट्री से। इस बात को भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि किस विषय में कौन कौन टॉपिक से कहां से कितना प्रश्न पूछती है बीपीएससी। उसी प्रकार मिडिवल की अगर बात किया जाए तो यहां से लगभग 10 से 12 प्रश्न की अगर बात करते हैं, एवरेज में अगर देखा जाए 12 प्रश्न मेडिवल से प्रश्न पूछ लेती है। समझ आइए, बिहार मेडिवल हिस्ट्री और इंडियन मेडिवल हिस्ट्री दोनों मिलाकर। तो यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि मेडिवल हिस्ट्री से को भी हमको थोड़ा मोड़ा पढ़ना है, थोड़ा पढ़ लेना है, डीप में पढ़ लेना है। ज्यादा डीप में नहीं जाना है मेडिवल हिस्ट्री में। अगर आप लुसेंट से भी अगर पढ़ रहे हैं आप मेडिवल हिस्ट्री तो अच्छा है। अगर यहाँ देखा जाए मॉडर्न हिस्ट्री की बात किया जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग अप्रोक्स 15 से 20 क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से इंडियन मूवमेंट से प्रश्न पूछती है। तो यहाँ से हमको क्लियर करना है कि भाई कैसे कैसे हमको कौन कौन टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना है। तो चलिए हम थोड़ा बताते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात किया जाए, प्रश्न पूछने की जो सिस्टम है उस पर थोड़ा गौर कर लेते हैं। पहला अगर देखा जाए तो प्रीलिम्स में अगर देखा जाए कि किन किन सब्जेक्ट पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि अधिक से अधिक बीपीएससी में मार्क्स ला सके और पीटी क्वालिफाई कर सके। पहला अगर देखा जाए तो पहला है साइंस है। पहला साइंस है जिसमें साइंस की अगर बात किया जाए तो यह सामान्य साइंस है, मतलब 10th लेवल के साइंस ही इसमें पूछी जाती है। अगर आप 9th 10th का अगर साइंस आपका निचोड़ तरीका से एनसीईआरटी का साइंस 9th 10th का कंप्लीट है तो आप इसमें लगभग एवरेज अगर देखा जाए साइंस का लगभग 30 क्वेश्चन पूछ लेता है बीपीएससी हर बार। तो अगर एनसीईआरटी का 9th और एनसीईआरटी का 10th का साइंस, जनरल जो साइंस है जैसे में फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, बायोलॉजी हुआ, ये तीनों आपको एनसीईआरटी का पढ़ना है। अगर तीनों अगर ये एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो मैं आपको 100 में 100% वादा करता हूं मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। क्योंकि अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अगर टॉपिक आपका क्लियर है मतलब 15 नंबर आपका आसानी से रखा है, कोई नहीं रोक सकता है 15 नंबर आने से। आप बीपीएससी कितना भी डीप में काहे ना प्रश्न पूछे, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन टॉपिक बढ़िया से अगर आपका क्लियर है तो कोई नहीं रोक सकता है 15 नंबर। समझ जाइए, मॉडर्न हिस्ट्री को हम 2 भाग में बांट सकते हैं।
भाग 1 में अगर देखेंगे 1498 से लेके 1885 तक, मतलब जब अंग्रेज आगमन करता है इंडिया में, जब इंडिया में यूरोपियन कंट्री भारत में आती है और वही यूरोपियन कंट्री धीरे धीरे भारत में शासक बन जाता है, वही शासक धीरे धीरे पूरे भारत पर राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था पे नियंत्रण कर लेता है। और नियंत्रण करने का एक बड़ी कंपनी आती है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरा अगर देखा जाए मेरे प्यारे साथियों, दूसरा है 1885 से लेकर हम पढ़ सकते हैं 1947। मतलब जब अंग्रेज आता है तो हमें क्या करेंगे, अंग्रेज का विरोध करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, अपनी मांग रखेंगे अंग्रेजों के सामने। तो एक पार्टी का गठन होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। और यहीं से भारत को आजादी दिलाने के लिए भारत में बड़े बड़े वीर योद्धा पैदा होते हैं और भारत को आजादी दिलाते हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए तो 1498 से लेके 1885 और 1885 से लेके 1947 तक हमको पढ़ना है। यहाँ से आपका 20% क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का डील हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से 80% क्वेश्चन आपका मॉडर्न हिस्ट्री का डील हो जाएगा। मतलब मेरे प्यारे साथियों, अगर आप 1885 से लेके 1947 तक अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो समझ जाइए आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला है। मतलब ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यही इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात किया जाए, इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात किया जाए, इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात किया जाए, यही से प्रश्न धरा के प्रश्न पूछती है यहाँ से। मेरे प्यारे साथियों, तो आपको पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में पढ़ेंगे, पहले इसको कंप्लीट करेंगे, इसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे। ये हिस्ट्री की पोर्शन की बात करें। उसी प्रकार अगर वर्ल्ड हिस्ट्री की बात किया जाए तो वर्ल्ड हिस्ट्री में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ कैपिटल पढ़ना है और कैपिटल जो जो देश है उसके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के बारे में जानना है, वहाँ के घास मैदान के बारे में जानना है और थोड़ा वर्ल्ड मैप के भी बारे में समझना है। इसके बाद वहाँ के पर्यावरण, इन्वायरमेंट, इसके बाद जो है तो वनस्पति के बारे में, वर्षा के बारे में, नदिया के बारे में भी हम थोड़ा पढ़ लेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री पकड़ा जाएगा मेरे प्यारे साथियों। वर्ल्ड हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे यूरोप से एशिया पढ़ेंगे, पहले अफ्रीका पढ़ेंगे, यूरोप पढ़ेंगे। इसके बाद अगर देखा जाए उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ये सब हम पढ़ लेंगे तो लगभग जो है ना वर्ल्ड हिस्ट्री पकड़ा जाएगा। कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है जैसे फ्रांस की क्रांति हुआ, नाजीवाद का उदय हुआ, हिटलर का उदय हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। इसके बाद अगर देखते हैं तो अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम, उपनिवेशवाद का जन्म होता है। तो अगर ये सब देख लेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री आसान है, ज्यादा हमें वर्ल्ड हिस्ट्री में नहीं पढ़ना। आगे अगर देखा जाए मेरे प्यारे साथियों, आगे अगर देख लेते हैं, अब समझिए यहाँ पे हिस्ट्री थोड़ा देख लिए। 30 नंबर मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करना है। बिहार स्पेशल मतलब बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से बीपीएससी भी लगभग 25 नंबर तक क्वेश्चन पूछ लेती है। बिहार स्पेशल में जैसे बिहार की नदियाँ पूछेगा, बिहार के खनिज पूछेगा, बिहार के उद्योग पूछेगा, बिहार के एग्रीकल्चर सेक्टर पूछेगा, बिहार की उत्तरी मैदान पूछेगा, बिहार के बाढ़ इलाके वाले क्षेत्र पूछेगा, बिहार के जलोढ़ मिट्टी के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, बिहार के झील, बिहार के अभयारण्य, ये सब इत्यादि क्वेश्चन सब बिहार स्पेशल में ही आ जाएगा और यहाँ से लगभग 25 क्वेश्चन पूछ लेती है बीपीएससी। तो इसको जो है ना अच्छा से कंप्लीट करेंगे। करेंट अफेयर सब देखिए, अगर आपको बीपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करना है तो करेंट अफेयर आपका दिन बाय दिन का क्लियर होना चाहिए। मतलब आज मान लीजिए 15 जून है तो 15 जून के जितने भी करेंट अफेयर बन रहा है पूरा कंप्लीट होना चाहिए। 14 जून के जितना करेंट अफेयर बन चुका है उसको भी पूरा कंप्लीट होना चाहिए। मतलब
डेट बाय डेट को नोटबुक बनाकर करंट अफेयर को हमें क्लियर करना होगा, क्योंकि अगर करंट अफेयर आपका क्लियर रहेगा तभी आपका एग्जाम निकल पाएगा बीपीएससी, ना अन्यथा एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं कि बिना करंट अफेयर के अलावा। आगे अगर देख लेते हैं ज्योग्राफी की बात किया जाए तो ज्योग्राफी में एवरेज क्वेश्चन 12 प्रश्न क्वेश्चन पूछ लेती है बीपीएससी। इसमें भी ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, जिसमें बिहार के भूमि के संरचना के बारे में पढ़ना है, भारत के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ना है, भारत के देखा जाए तो मैदानी भाग के, भारत की मिट्टी के बारे में पढ़ना है, भारत के जलवायु के बारे में पढ़ना है, भारत के पर्यावरण के बारे में पढ़ना है, भारत के वनस्पति और जीव जंतु के बारे में पढ़ना है, भारत के झील, अभयारण्य, राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व, ये सब के बारे में पढ़ लेंगे तो आसानी से हम प्रश्न इंडियन ज्योग्राफी का क्लियर कर लेंगे हम। आगे अगर देखा जाए इकोनॉमिक्स, हाँ अब इकोनॉमिक्स की बात किया जाए, अर्थशास्त्र, अगर देखिए अर्थशास्त्र में ज्यादा हमें हार्ड नहीं पढ़ना है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है, सिर्फ रेपो रेट, बैंक के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में पढ़ेंगे, जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद अगर देखा जाए तो इस पे अगर थोड़ा मोड़ा भी पढ़ेंगे ना अर्थशास्त्र में तो निकल जाएगा। सिर्फ बैंक के रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट पढ़ेंगे तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से इकोनॉमिक्स के बारे में। आगे देखा जाए पॉलिटी की बात किया जाए, निगेटिव मार्क्स का भी प्रावधान रखा है। मान लीजिए एक क्वेश्चन गलती है और मान लीजिए 3 क्वेश्चन सही कर लिया, एक क्वेश्चन गलती कर लिए तो एक इसमें से 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। मतलब 1/3 नंबर का निगेटिव मार्क्स का प्रावधान है। मार्क्स का क्या है? प्रावधान है मेरे प्यारे साथियों। मतलब निगेटिव पर भी आपको ध्यान देना है, समझ जाइए। तब ज्यादा आप निगेटिव लीजिएगा, ज्यादा क्वेश्चन गलती कीजिएगा तो ज्यादा नंबर कटने लगेगा, मतलब आप क्वालिफाई से बाहर हो जाइएगा। तो मेरे प्यारे साथियों आप बीपीएससी जो है ना बहुत ही जो है ना आराम से इसको गौर करने की जरूरत है, आराम से सिलेबस को देखने की जरूरत है। और बीपीएससी जहां आपने नोटिफिकेशन में सिलेबस की चर्चा किया है उतना ही तक आपको अध्ययन करना है, ज्यादा अध्ययन करने की जरूरत आपको नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों अगर मेंस की बात करते हैं तो मेंस में हमारे प्यारे सर ललित सर आपको बहुत ही बारीकी नजर से, बहुत ही अच्छे तरीका से, विश्लेषण तरीका से आपको समझाएंगे। उम्मीद है कि आप अच्छे तरीका से समझाइएगा। मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा, यह हमारा नया YouTube चैनल है। अगर आप निःशुल्क में, अगर आप फ्री एजुकेशन निःशुल्क में बीपीएससी की फुल तैयारी करना चाहते हैं तो ई पथ के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और एक सीट सिक्योर कीजिए और एक बिहार में बड़े अधिकारी बनकर बिहार को सेवा दीजिए और बिहार को विकास कीजिए। तो हमारे प्यारे सर ललित सर का, राजेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। राजेश सर आप लोगों के बीच आए और पीटी पर एक विशेष चर्चा किए, पीटी के बारे में एकदम पीटी का एकदम पार्ट बाय पार्ट खोल दिए और पार्ट खोलकर पॉलिटी अर्थशास्त्र में अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्र का भी अच्छा खासा डोज रहता है, बीपीएससी पूछ लेता है। कभी कभी बीपीएससी अर्थशास्त्र में 15 क्वेश्चन तक पूछ लेता है और कभी कभी 6-7 नंबर भी लेता है। मतलब बीपीएससी के मूड के ऊपर है। पॉलिटी कुछ प्रश्न लगभग 8 से 10 क्वेश्चन जो है ना बीपीएससी पूछ लेती है पॉलिटी से। पॉलिटी में वे टॉपिक पढ़ना है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जो जहां से अधिक प्रश्न बनने की संभावना है। जैसे देखा जाए तो अभी चुनाव होने वाली है बिहार में, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं। इसके बाद केंद्र और राज्य की शक्ति का विभाजन देख सकते हैं, मौलिक कर्तव्य दे सकते हैं, मौलिक अधिकार दे सकते हैं, संविधान संशोधन दे सकते हैं, समझ जाइए। इसके बाद बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जो हम पॉलिटी में पढ़कर अच्छा मार्क्स पॉलिटी में उठा सकते हैं। अनुच्छेद भी पढ़ लेंगे, एक दो अनुच्छेद से भी पूछ लेता है। मैथ देखा जाए अगर आपको 10 में 10 नंबर लाना है तो मैथ को निगलेक्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि 1-2 नंबर आपका कम, 1-2 नंबर से ही बच्चा ज्यादा फेल करता है। 1 नंबर से फेल करने वाले बीपीएससी में 2-2 लाख बच्चा रहता है, 3-3 लाख रहता है। तो अगर आपको 10 में 10 नंबर चाहिए तो मैथ बहुत ही आसान है मेरे प्यारे साथियों। मैथ और डीआई दोनों मिलाकर बहुत ही आसान है, 10 में 10 आ जाएगा। मैथ में कोई ज्यादा इसका सिलेबस हार्ड नहीं है।
एक क्वेश्चन रहेगा HCF और LCM से रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा नंबर सिस्टम से रहेगा, एक रहेगा रेलवे से क्वेश्चन रहेगा, रेलवे पे आधारित प्रश्न रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा टाइम वर्क से रहेगा, एक रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज से, और एक का रहेगा नल और पाइप सिस्टम से। इससे ज्यादा प्रश्न बीपीएससी नहीं पूछती है मैथ में। तो इन बातों पे आप ध्यान रख लीजिए, तो आप एक अच्छे तरीका से, एक अच्छे मार्क्स से आप बीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाइएगा। अब देखा जाए बीपीएससी प्रीलिम्स की बात किया जाए तो यह 2 घंटे का समय देता है बीपीएससी। 2 घंटा में जो है ना आपका बीपीएससी प्रीलिम्स का समय रहेगा। और यह जो प्रीलिम्स है यह सिर्फ पासिंग क्वालिफाई पेपर है, सिर्फ क्वालिफाई होगा। आपका मेंस वाले नंबर में फाइनल वाले जो मार्क्स होता है, फाइनल जो रिजल्ट आता है उसमें यह जो होता है प्रीलिम्स का मार्क्स नहीं जुड़ता है। तो इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा। एक बात और गौर करने की जरूरत क्या है कि बीपीएससी जो है, अगर आप एक क्वेश्चन गलती करते हैं तो निगेटिव मार्क्स का भी प्रावधान रखा है। मान लीजिए एक क्वेश्चन गलती है और मान लीजिए 3 क्वेश्चन सही कर लिया, एक क्वेश्चन गलती कर लिए, तो एक इसमें से 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। मतलब 1/3 नंबर का जो है ना निगेटिव, 1/3 नंबर का निगेटिव मार्क्स का प्रावधान है। मार्क्स का क्या है? प्रावधान है मेरे प्यारे साथियों। मतलब निगेटिव पर भी आपको ध्यान देना है, समझ जाइए। तब ज्यादा आप निगेटिव लीजिएगा, ज्यादा क्वेश्चन गलती कीजिएगा तो ज्यादा नंबर कटने लगेगा, मतलब आप क्वालिफाई से बाहर हो जाइएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप बीपीएससी जो है ना बहुत ही जो है ना आराम से इसको गौर करने की जरूरत है, आराम से सिलेबस को देखने की जरूरत है। और बीपीएससी जहां आपने नोटिफिकेशन में सिलेबस की चर्चा किया है उतना ही तक आपको अध्ययन करना है, ज्यादा अध्ययन करने की जरूरत आपको नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मेंस की बात करते हैं तो मेंस में हमारे प्यारे सर ललित सर आपको बहुत ही बारीकी नजर से, बहुत ही अच्छे तरीका से, विश्लेषण तरीका से आपको समझाएंगे। उम्मीद है कि आप अच्छे तरीका से समझाइएगा। मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा, यह हमारा नया YouTube चैनल है। अगर आप निःशुल्क में, अगर आप फ्री एजुकेशन निःशुल्क में बीपीएससी की फुल तैयारी करना चाहते हैं तो ई पथ के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और एक सीट सिक्योर कीजिए और एक बिहार में बड़े अधिकारी बनकर बिहार को सेवा दीजिए और बिहार को विकास कीजिए। तो हमारे प्यारे सर ललित सर का वेलकम करते हैं। आइए सर, चलिए। राजेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। राजेश सर आप लोगों के बीच आए और पीटी पर एक विशेष चर्चा किए, पीटी के बारे में एकदम पीटी का एकदम पार्ट बाय पार्ट खोल दिए और पार्ट खोल कर आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किए हैं। और हमको उम्मीद है जब आप इसी तरीके से सीख कर, है ना, और इस स्ट्रेटजी पर काम करके पीटी क्वालिफाई कर जाइएगा, है ना। पीटी क्वालिफाई करने के बाद हमको 3 से 4 महीने का समय दिया जाता है। ये बीपीएससी के, है ना, माइंड सेट पर डिपेंड करता है, उनको कितना समय लगता है तैयार होने में, है ना। वो अपने हिसाब से क्या करता है, जो मेंस का अगला डेट रिलीज करता है, जो इतना तारीख को हम आपसे ले लेंगे एग्ज़ाम। इसीलिए बच्चे को चाहिए क्या, जो शुरू से ही पीटी और मेंस को साथ लेकर, है ना, तैयारी करें। तो आइए हम लोग देखते हैं जो मेंस का क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना चाहिए, है ना, और किस प्रकार से तैयारी करें, किस चीज़ को पढ़े। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पढ़ना, ज़रूरी सबसे ज़्यादा नहीं है, ज़रूरी ये है कि किस चीज़ को छोड़ दें, है ना। अभी के समय में सब पढ़ने में लगा हुआ, सबको बनना है, कुछ ना कुछ बनना है भाई, है ना। तो जो सही तरीके से पढ़ेगा वही बनेगा। तो चलिए हम देखते हैं मेंस के, है ना, क्या सिलेबस है, क्या पाठ्यक्रम है। देखिए मेंस के अगर पाठ्यक्रम का बात करते हैं, मुख्य परीक्षा इसीलिए, है ना, मुख्य परीक्षा को मेंस कहते हैं। मेंस मतलब मुख्य होता है ना। इसी पर आपको माने कि आपका रिजल्ट, है ना, टिकेगा। जो भी चीज़ होगा आपका रिजल्ट जो बनता है, जो इसी मेंस पर बनता है और इंटरव्यू पर बनता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, यही पोर्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। समझते हैं ये क्या होता है, किस प्रकार से ये काम करता है। देखिए हमको मेंस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सामान्य अध्ययन को जानना।
और एक होता है निबंध, एक होता है वैकल्पिक विषय, और एक होता है सामान्य हिंदी। देखिए सामान्य हिंदी तो बीपीएससी के एस्पिरेंट होता है, उस सबके लिए बउआ लगता है ना। वैकल्पिक विषय भी बउआ लगता है, बिल्कुल बउआ है, क्योंकि उनको बस 100 नंबर का एग्जाम देना है और 100 में से 30 लाना है, पास हो जाना है, बस पासिंग मांग लेना है, क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है। इसलिए उनको कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर वैकल्पिक विषय का बात करेंगे, वैकल्पिक विषय का बात करेंगे, सामान्य हिंदी का बात करेंगे, है ना। सामान्य हिंदी जो होता है जो 3 घंटे के होते हैं, और वैकल्पिक विषय जो होते हैं जो 2 घंटे के होते हैं, है ना। इस पर उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है बच्चे को, बच्चे ऐसे ही पास हो जाते हैं। बस नोट्स पढ़ लेना है, उस नोट से ही पास जाएगा, अपने यहाँ का नोट्स दिया जाएगा, उस नोट से ही पास हो जाएंगे। पढ़ना क्या है, विशेष अध्ययन किस पर करना है, तो इन सब्जेक्ट पर। ये बहुत ही डिफिकल्ट और झंझट वाले सब्जेक्ट हैं। देखते सामान्य अध्ययन में 2 पेपर होते हैं, एक होता है GS1 और एक होता है GS2। अब हमको ये जानना है जो GS2 जो है और GS1 जो है, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने खंड होते हैं, कितने नंबर के होते हैं। देखिए टोटल मुख्य परीक्षा का जो एग्जाम होता है वो 900 का होता है। टोटल एग्जाम कितने का होता है, 900 का होता है ना। 300 का GS1 और 300 का GS2 और 300 का निबंध होता है। GS1 में क्या क्या होता है, तो GS1 में क्या क्या होता है उसको हम आगे पढ़ेंगे, इससे पहले जान लेते हैं कि किस प्रकार से होता है। तो हम ये जान रहे हैं GS1 में 300 नंबर का एग्जाम होता है, ये कितने खंड का होता है, 3 खंड का होता है, क ख ग खंड में होता है इसमें, है ना। और टोटल प्रश्न कितने होते हैं, टोटल प्रश्न 15 होते हैं। टोटल प्रश्न कितने होते हैं, 15 होते हैं। हम देखते हैं क खंड जो होता है इसमें 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, और 6 प्रश्न में से 3 प्रश्न को हमको जवाब देना ही होता है, अनिवार्यता है, ये देना ही है ना। और पर क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं, तो 38 मार्क्स के होते हैं। पर क्वेश्चन 38 मार्क्स का होता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, तो 114 हो जाएगा, है ना। चलिए खंड ख जो होता है वो होता है 5, उसमें 5 क्वेश्चन होते हैं। तो कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से हमको कितना बनाना रहता है, मात्र 3 क्वेश्चन बनाना रहता है, या ये भी पर क्वेश्चन जो होता है 38 मार्क्स का होता है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए 30, है ना, 38 इंटू 3 अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको आता है 114 आता है। ये 114 मार्क्स का ये भी हो जाएगा। फिर ग खंड को देखते हैं, ग खंड में भी कितने नंबर का होता है, तो ये 72 नंबर का होता है, 72 होता है ना। इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं और भी 36 और 36 का होता है। हमको लगता है जो आपको GS1 बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। अब हम GS2 की बात करते हैं। GS2 भी ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे GS1 होता है, बिल्कुल वैसे। ये भी 300 नंबर का एग्जाम है। इसमें भी कितने खंड होते हैं, 3 खंड होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बोलते रहिए साथ ही साथ, है ना। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। बनाना कितना है, 8 प्रश्न बनाना है। हाँ बिल्कुल, मेरे साथ बोलते रहिएगा तो सिलेबस रिवाइज होते जाएगा, ठीक है। जैसे सिलेबस आपको, सिलेबस जहन में होना चाहिए। जिस मंजिल को पाना है उसका रास्ता अगर हमें मालूम नहीं है तो उस मंजिल को तुम कैसे पाओगे, है ना। बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए जानना होगा, पहले जान जाएंगे हम लोग। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे, तो इसमें होता क्या क्या है, GS1 में क्या होता है, GS2 में क्या होता है। देखिए GS1 में अगर बात करते तो खंड ए का जो बात कर रहे थे, खंड ख का बात कर रहे थे, उसमें कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे प्रिय आप लोगों का जो हिस्ट्री वाला होगा उसका सबसे प्रिय होगा, है ना। भारत का आधुनिक इतिहास सबसे प्रिय होता है बच्चों का, और भारतीय संस्कृति। देखिए एकदम सिलेबस इनका मक्खन की तरह है, ऐसे एकदम क्लियर कर रहे हैं। और इससे कितने प्रश्न होंगे, 3 प्रश्न होंगे, है ना। और कितने मार्क्स के होंगे बुआ जी, 38 मार्क्स का होगा पर क्वेश्चन, है ना। तो इस हिसाब से हो गए ये 114। सेकेंड खंड जो होता है, ये सेकेंड खंड जो है वो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय, है ना। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय, है ना, नेशनल एंड
इंटरनेशनल है ना इम्पोर्टेंस वाला जो है क्वेश्चन सब रहेगा, वर्तमान घटना पर आधारित रहता है ये प्रश्न सब। इसके लिए आपको करेंट अफेयर से है ना अपने व्यवहारिक जीवन को है ना जो उससे जोड़ने का प्रयास करना होगा, तब ये क्वेश्चन का आप जवाब दे पाइएगा सही तरीके से। ये भी, इसमें भी 3 क्वेश्चन इससे भी आप पे पूछे जाएंगे रेगुलर बेसिस से। आप अगर अध्ययन कीजिएगा तो ये इस क्वेश्चन का आसानी से जवाब दे पाइएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा आपको। लेकिन खैर आपको दिक्कत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जुड़ चुके हैं ई पथ के साथ है ना, और ई पथ पर आपको इस तरह की समस्या होने नहीं देगी है ना, उसका पूरा प्रयास किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है सांख्यिकी, विश्लेषण, आरेखन और चित्रण है ना। इससे वो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पर क्वेश्चन होता है 36 मार्क्स का है ना। गुड। अब ये क्वेश्चन जो डायग्राम टाइप का होता है, जो नोट्स अगर पढ़ते हैं तो ये इजीली बन जाएगा आप लोगों से, तो इस पर एफर्ट उतना जरूर नहीं, लेकिन ये सब थोड़ी सी ध्यान देने वाली। अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग GS 1 अच्छे से पढ़ चुके हैं है ना, तो GS 2 पर बात करेंगे। GS 2 में किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, कहाँ कहाँ से आएंगे, चलिए देखते हैं। GS 2 को अगर देखते हैं तो ठीक उसी प्रकार से पैटर्न है लगभग GS 1 का भी, GS 2 का भी। तो इस हिसाब से देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था है ना, भारतीय जो हमारा इंडियन पॉलिटी है उससे क्वेश्चन आते हैं। 3 क्वेश्चन होंगे बुआ जी है ना, कितने क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे। और पर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, हाँ 38 मार्क्स का होगा। बार बार रिपीट हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपके जहन में बैठ जाए सिलेबस है ना, एकदम खून की तरह रहे, तब जाके मंजिले प्राप्त होंगे। तो ये होंगे आपके 140। दूसरा खंड जो होगा वो खंड में भारत एवं बिहार का अर्थव्यवस्था एवं भूगोल का चर्चा करेंगे। भारत एवं बिहार के अर्थव्यवस्था और भूगोल के बारे में चर्चा किया है ना, इस पर चर्चा करेंगे। ये इससे क्वेश्चन हुआ रहेगा, इससे क्वेश्चन आएगा आपके वही 3। पर क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, 38 मार्क्स का। गुड। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या है और उसका प्रभाव क्या है, इससे 2 क्वेश्चन आते हैं है ना, 2 क्वेश्चन है। इस 2 क्वेश्चन पर क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे, तो 36 मार्क्स का है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना जो GS 1 और GS 2 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर के होते हैं, कितने आवर्स लगते हैं। दोनों एग्जाम के लिए हमको 3 घंटा दिए जाते हैं। चलिए आगे प्रयास करते हैं समझने का। आगे निबंध, ये देखिए ये पासिंग होता है, सॉरी पासिंग गलत बोल दिए, ये निबंध है, ये हमारा 300 नंबर का होता है ना। कितने नंबर का एग्जाम होता है, 300 नंबर का एग्जाम होता है ना। निबंध होंगे, इसमें कितने विकल्प होंगे, 4 विकल्प होंगे, उसमें से 1 पर लिखना रहता है। 4 विकल्प होंगे, उसमें 1 पर लिखना रहता है, सब में ऐसे ही रहेंगे है ना। 4 विकल्प होंगे, 1 का लिखना होगा, 4 विकल्प होंगे, 1 पर लिखना होगा, ये रहेगा। और ये अभी सबसे बड़ा मुद्दा ये है बच्चों के लिए कि किस टॉपिक पर लिखना होगा। सीधे निबंध लिखना, निबंध किस पर, 3 निबंध हमको लिखने हैं। कितने निबंध लिखने हैं, 3 निबंध लिखने हैं है ना। और 3 निबंध किस टॉपिक पर लिखना है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो मुद्दा है तो जानेंगे भी कि किस टॉपिक पर लिखना है। पर्यावरण पर लिखना होता है, समाज पर रहता है, नीति शास्त्र पर रहता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर रहता है ना, करेंट अफेयर आधारित होते हैं। ये सब कुछ मुख्य बिंदु है जिस पर प्रश्न आए दिन पूछे ही जाते रहते हैं है ना। तो इन बिंदुओं पर हमको निबंध का तैयारी करना। अच्छा, कितने शब्दों में तैयारी करना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमको ये जो लिखना रहता है जो 700 से 800 शब्दों में ये लिखना रहता है, ठीक है। आप इसको भी समझ चुके होगा जो निबंध है ना, इसके लिए भी आपको मिलेगा 3 आवर्स मिलेगा, ठीक है। गुड, एकदम अच्छे तरीके से समझते रहिए। अब ये क्वालिफाइंग होता है,
देखिए ये वो चीज है जिसे छोड़ा भी नहीं जा सकता, ठीक है। बिना, अगर आप छोड़िएगा तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि अगर आप पास नहीं होते हैं इसमें हिंदी में तो ऐसा माना जाता है जब आपका आगे का कॉपी चेक नहीं होगा, नहीं होता है, कॉपी चेक नहीं होता, इसीलिए इसमें पास करना अनिवार्य है, लेकिन उतना टफ भी नहीं है पास करना। निबंध से कितने नंबर के आते हैं? 30 नंबर के आते हैं। व्याकरण से कितने नंबर के आते हैं? है ना, 30 नंबर के आते हैं। वाक्य विन्यास से कितने नंबर के आते हैं? 25 नंबर का आता है। संक्षेपण जो होता है वो 15 नंबर का होता है ना। इसमें हम लिख दिए हैं, इसमें केवल पास होना है, केवल पास होना है। कितने नंबर का एग्जाम होता है? 100 नंबर का एग्जाम होता है, ठीक है। ये आपका 100 नंबर का। आगे देखते हैं। अब आता है वैकल्पिक विषय। ये सबसे चुनौतीपूर्ण चीज है ना, लक्ष्य को प्राप्त करने में सबसे बड़ा झंझट इसी में फंसता है बच्चे को, जो कौन सा सब्जेक्ट चुने ऑप्शन में, है ना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो मेरा मानना है जिस विषय में आपको ज़्यादा दिलचस्पी है, आपको खूब अच्छा लगता है, खूब जानकारियाँ है ना, उस विषय को आप चुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। या जो सब्जेक्ट आपका ज़्यादा बेहतर है उस विषय को आप चुन लीजिए, है ना। हम कुछ नाम लिख देते हैं जो आप चुन लीजिए, अच्छा रहेगा। नहीं तो वैसे अपने हिसाब से चुन सकते हैं। भूगोल चुन सकते हैं, भूगोल बहुत अच्छा है। हिंदी चुन सकते हैं, अंग्रेजी चुन सकते हैं, इतिहास आदि सब्जेक्ट चुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपने इच्छा अनुसार चुनेंगे, है ना। जिस पर आपका पकड़ है वो सब चुने, है ना। ये सब आपको इंटरव्यू में काफ़ी इनका योगदान रहता है, इसीलिए वैकल्पिक विषय चुनने पर थोड़ा सा सावधानी बरते और अपने अनुकूल, है ना, इसको क्या करेंगे, चुनेंगे। बस इसमें भी क्या होना है, पास होना है। इसमें भी कोई समस्या उतना होना नहीं चाहिए आप लोग। अब ये आता है, अब हम लोग क्या कर चुके हैं, पीटी भी, है ना, पीटी का एकदम अच्छे तरीके से तैयारी किए, पीटी भी पास हो गए। पीटी भी पास होने के बाद अब मेंस भी लिख दिए, अब मेंस में अच्छा नंबर आ गया, है ना, अच्छा रिजल्ट आया, है ना। अब आ गया किसका नंबर, इंटरव्यू का नंबर। अब इंटरव्यू देखिए, इंटरव्यू होता कितना नंबर का, सबसे बड़का समझ आइए, इंटरव्यू जो होता है ये 120 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 120 नंबर का होता है। और टोटल जो एग्ज़ाम होता है बीपीएससी का, अगर पीटी को छोड़ दिया जाए, क्योंकि पीटी को नहीं जोड़ा जाता है ना, पीटी को नहीं जोड़ा जाता है, वैकल्पिक विषय है उसका नंबर नहीं जोड़ा जाता है, सामान्य हिंदी का नंबर नहीं जोड़ा जाता है ना। और जब तक पीटी पास नहीं कीजिएगा मुख्य परीक्षा में नहीं बैठिएगा। ये दोनों, सामान्य हिंदी हो गया, वैकल्पिक विषय होगा, इसमें पास होना ही होता है ना। ये सब बात भी ध्यान रखना है। तो ये कुल मिलाकर अगर देखते हैं तो हम लोगों का कितना है, 900 का मेंस प्लस 120 का इंटरव्यू, यानी टोटल 10-20, है ना, का एग्जाम मुख्य परीक्षा होता है। और इसी पर क्या होता है, हमारा मेरिट बनता है ना, इसी पर सिलेक्शन होता है हम लोग। इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में जिस प्रकार के आप, है ना, आपसे व्यक्तिगत प्रश्न भी हो सकते हैं, आपके आसपास के वातावरण से भी हो सकते हैं, जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ से प्रश्न हो सकते हैं। बिहार के आपको बिहार के संदर्भ में अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि बिहार के आप प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो उस संबंध में भी आपको अच्छा थोड़ा वैकल्पिक विषय से भी प्रश्न आ जाते हैं। वो भी दिशा निर्देश आप पे एकदम बैठता है, जब किस हिसाब से उसको मोड़ रहे हैं, किस हिसाब से उसको दिशा दे रहे हैं, है ना, वो आप पे निर्भर करता है। कुछ चालाक स्टूडेंट सब भी होते हैं, वो सब क्या करते हैं, इंटरव्यूअर को, है ना, अपने अनुकूल उसे प्रश्न से जवाब देते समय कुछ हिंट्स उसमें छोड़ते हैं ताकि प्रश्न आए
और वही प्रश्न पूछे जो मेरी इच्छा है, और वही लगभग कभी कभी क्वेश्चन आ भी जाते हैं ना। तो इस प्रकार से हम लोग इसका भी तैयारी करके एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बन जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरा खत्म हो चुका है ना। समझे, पूरी तरीके से हम लोगों ने अच्छे तरीके से सिलेबस को कवर किया है ना, समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है जो आप लोगों को ये सिलेबस बीपीएससी का पूरी अच्छे तरीके से सिलेबस है ना। अगर कोई प्रॉब्लम या डाउट्स आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। पूरा प्रयास किया जाएगा आपके प्रॉब्लम का समाधान करने का हमारे टीम के द्वारा। ठीक है, तो कल से आप लोगों के लिए बीपीएससी का बैच प्रारंभ कर दिया जाएगा, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, है ना, पूरा टीम के द्वारा। और आप लोग इस चैनल पर बने रहिए, है ना। हम करेंगे आपके सपनों को साकार, है ना। बस आप प्रयास कीजिए, हमारे साथ मेहनत करते रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।